हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं बिहार की सॉइल्स के बारे में, यानी कि बिहार की मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों, बिहार की सॉइल को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बिहार के क्लाइमेट को पढ़ा था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले। बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 67 का प्रीलिम्स आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ और बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएँ होंगी सब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल्स ऑफ बिहार, बिहार की मिट्टियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पे आपकी एक मृदा की प्रधानता है, वो है एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। तो ये जो जलोढ़ मृदा है बिहार के लगभग 90% एरिया में पाई जाती है ये। और गंगा नदी के उत्तर यानी कि ये नीचे देखिए गंगा नदी है और इसके उत्तर में और दक्षिण में जलोढ़ मृदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यहाँ की मृदा में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, आभ्रक, लौह, ऐस और डोलोमाइट, कैल्साइट, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्गीकरण में देखें कि मृदा, बिहार की जो मृदा है वो कितने प्रकार की है, कितने प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है इसका, तो ये है 3। पहला प्रकार कौन सा? उत्तर बिहार की मृदा, उत्तर बिहार की मृदा। दूसरा प्रकार है दक्षिण बिहार के मैदानों की मृदा। तीसरा है दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। 3 हिस्सों में मैंने देखा। अब इसमें अगर 1 बाय 1 करके देखें तो पहला हिस्सा है उप हिमालय पर्वतपादी मृदा, दूसरा है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, तीसरा है पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा, और चौथा क्या है? नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। तो फ्रेंड्स, आपने ज्योग्राफी में बांगर, खादर, तराई ये सब पढ़ रखा होगा। अब अपना दूसरा देखते हैं, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो इसमें भी 4 प्रकार के टाइप्स आते हैं। पहला है आपका कगारी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ या करेल और केवाल। देखिए, पुरानी जलोढ़ को करेल और केवाल भी कहा जाता है। और चौथी है हमारी बलथर मृदा। फिर बात करें दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में, तो इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है लाल बलुई मृदा, दूसरा है लाल और पीली मृदा। तो लोकेशन में भी हम देखेंगे कि कौन सी मृदा कहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें उत्तर बिहार की मृदा के बारे में सबसे पहले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाले हैं राज्य के इस भाग में, यानी कि उत्तर की जो उत्तर बिहार की मृदा है, तो इसके भाग में अगर बात करें तो शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण में, शिवालिक श्रेणी यहाँ पे लोकेशन देखें उत्तर में, पश्चिम चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़ दिया जाए, ठीक है, पर्वतीय भाग को अगर छोड़ा जाए तो बाकी जो सभी जगह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मृदा को कछारी भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो इस मृदा का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों, इसमें कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं आपकी? घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इनके द्वारा जो आपके अवसाद होते हैं उनके निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है मृदाओं का, यानी कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं उप हिमालय की पर्वतपादी मृदा, उप हिमालय की पर्वतपादी मृदा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाने वाली एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है ये, और पर्वतीय ढालों पे अधिक वर्षा की वजह से यहाँ पे मृदा की जो परत होती है वो बहुत पतली होती है। कलर कैसा होता है? भूरा एवं पीला होता है। और वर्षा की अधिकता के कारण, वर्षा बहुत होती है, इसकी वजह से मृदा परतों का गठन हल्का एवं उसमें आर्द्रता की अधिकता से जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। और अगर अगला देखें तो इस मृदा में मुख्यतः क्या क्या फसल उगा सकते हैं? धान है, मक्का, जौ आदि, ठीक है, ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। अच्छा, एक बात है कि मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने, उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं उन्हें मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चाहिए होता है? तो जलवायु के विभिन्न कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका जो है जल वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान, चट्टानों के उच्चावच हो गए, अपक्षय हो गया, अपघटन हो गया, ये सारे। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार की मिट्टियों को 2 प्रधान कोटियों में रखा गया है, रखा जा सकता है, गया नहीं, रखा जा सकता है। कैसे? एक है आपका अवशिष्ट मिट्टियाँ और दूसरा है आपका प्रवाही मिट्टियाँ। तो अवशिष्ट मिट्टियों में ऐसी मिट्टियाँ जिनका निर्माण एक स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ हो, और इस प्रकार अवशिष्ट मिट्टियों के जो निर्णायक तत्व हैं वो वाली चट्टानें उसके समीप ही रहें, है ना, कहीं जाए नहीं, वहीं रहें।
लेकिन जो प्रवाही मिट्टियाँ होती हैं निर्माण स्थान से प्रवाहित हो जाती हैं, अलग निक्षेप के रूप में फैल जाती हैं, जैसे गंगा के बृहद मैदान की मिट्टियाँ हो गई। यहाँ की मिट्टी के निर्णायक तत्वों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये फेल्सपार हो गया आपका, एर्गाइट हो गया, अभ्रक, लौह, ये सारे तत्व मिलते हैं। अब बात करें दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, तो हमने पहला वाला आप क्या कहते हैं देख लिया, दलदली अब तराई क्षेत्र की मृदा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप में देख सकते हैं आप ये वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा है बिहार की उत्तर सीमा के साथ साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के किशनगंज, ये है किशनगंज, देखिए मैप में पश्चिम बंगाल के जस्ट पास में ही पड़ता है, तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में स्थित है। कलर भूरा एवं हल्का पीला, और प्रकृति कैसी अम्लीय होती है, और कहीं कहीं कंकड़ भी होते हैं, रेत भी होती है। तो इस मिट्टी में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता तो होती है, लेकिन फास्फोरस एवं पोटास की जो पोषक तत्वों की कमी होती है, मतलब फास्फोरस एवं पोटास नहीं होते हैं उसमें, तो इसलिए इस मृदा में मध्यम श्रेणी की उर्वरता शक्ति पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उर्वरता शक्ति नहीं होती है इसमें। और क्या है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उग सकती हैं, तो धान, पटसन, गेहूँ और जौर, सरसों, ये सारे। ठीक है, अब बात करें पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा की, तो फ्रेंड्स जो पुरानी जलोढ़ है अथवा बांगर मृदा है, तो ये किस लोकेशन में है, तो मैप में देखिए ज़रा, ये है मैप में आपका ये वाला हिस्सा। ठीक है, नीचे वाला देखिए, तराई के जस्ट नीचे वाला हिस्सा देखिए, तो ये मृदा नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है, और इसका विकास ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। और इस मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार तराई क्षेत्र के दक्षिण में और कोसी क्षेत्र में, जैसे पूर्णिया है, सहरसा है आदि क्षेत्र में हुआ है, तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में बांगर क्षेत्र का विस्तार समाप्त हो गया है, मतलब समाप्त हो जाता है। देखिए इस आप लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ देखिए अधिक है, यानी दरभंगा मुजफ्फरपुर साइड में अधिक है, और पूर्णिया सहरसा में, और फिर जैसे जैसे आप इस साइड जाते हैं तो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो बांगर मृदा में चूना, पोटास की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की जो कमी होती है। ठीक है, और कलर कैसा होता है, गाढ़ा भूरा या हल्का काला। और इसकी उर्वरा शक्ति कैसी होती है, तो ये क्या कहते हैं अधिक होती है उर्वरता शक्ति। और इसमें क्या क्या उपजा सकते हैं फसलों में, तो धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, जूट, सरसों, ये सारे। अब बात कर लेते हैं बलसुंदरी मृदा की, तो बलसुंदरी मृदा, ठीक है, बलसुंदरी मृदा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बलसुंदरी मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र नंबर 3, ये रहा, इतना हिस्सा हो गया। तो इसमें विस्तार में देखें तो भांगर क्षेत्र के बाद में जो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरता हुआ सारण जिले तक चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ठीक ना, तो ये लोकेशन आप देख ले, यहाँ पे देख लीजिए। अब भांगर की अपेक्षा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, यानी बलसुंदरी मृदा जो है, बलसुंदरी मृदा क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक क्षेत्र है, और यह क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें चूने की मात्रा 30% से भी अधिक मिल जाती है। तो कलर कैसा रहता है, हल्का भूरा, गहरा भूरा एवं सफ़ेद, 3 कलर का, और यह निम्न उर्वरता की मिट्टी है। यहाँ पे चूना 30% से भी ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए उर्वरता शक्ति इसकी कम होती है, और सिंचाई से इसमें मोटे अनाजों की फसलें उगाई जा सकती हैं। तो मुख्य फसल क्या है यहाँ की, मक्का, ईख मतलब गन्ना, धान, गेहूँ, तंबाकू, ये सारे। ठीक है, आम, लीची और केले के बागान भी यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, नवीन जलोढ़ तथा खादर मिट्टी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा, इन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मृदा को नवीन या जलोढ़ खादर मृदा कहते हैं। इसका विस्तार नदियों की निचली घाटियों में पाया जाता है, जो नदियां हैं उनकी निचली घाटियों में पाया जाता है, और मुख्यतया बालू, रेत, कीचड़, चिकनी मृदा के जमाव पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, चीका यानी क्ले और बालू की प्रधानता होती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी होती है, और यह मिट्टी धान, गेहूं की कृषि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें कि राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण इस मृदा में जूट की पैदावार भी की जाती है, उत्तर और पश्चिमी भाग में। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी भाग में ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब हम बात करते हैं इसमें अगले
देखिए, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा के बारे में बात करने वाले हैं आप, ठीक है। तो राज्य में इस मृदा का विस्तार छोटा नागपुर पठार व गंगा नदी के मध्य में है। छोटा नागपुर पठार और गंगा नदी के मध्य में है। और इस मृदा का निर्माण पुनपुन, सोन, फल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। और वन बाई वन करके देखते हैं। कगारी मृदा के बारे में बात करेंगे तो गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु, क्यूल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल तटबंध होते हैं एक संकीर्ण पट्टी के रूप में। तो मोटी कॉप मृदा का विकास हुआ है, ठीक है। और चूने की अधिकता, भूरा रंग, ये सारे ये जो है इसकी विशेषता है। और मिट्टी में मक्का, जौ, मिर्च, सरसों इनकी खेती की जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाल मृदा की। तो विस्तार देखिए, कगारी मृदा के दक्षिण में, कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी में होता है, ठीक है। और इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ से, और जो बाढ़ में बारीक और मोटे कण होते हैं उनके अवसादों के निक्षेपण से होता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते जाते इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती जाती है। और निम्न भूमि का क्षेत्र है यह, जो वर्षा काल में जलमग्न यानी वाटर लॉक्ड रहता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है, जिसमें बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल या तालाब या ताल कहते हैं। तो टाल तालाब का मतलब समझ गए। और कगारी मृदा का मतलब यही होता है कि जो अपने साथ साथ जो भी लाती हैं निक्षेप वगैरह, उससे ये अपनी खुद की तटबंध बना लेती हैं। यानी कि गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती हैं ये नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो ये हो गई आपकी सोन, फल्गु, क्यूल। ये क्या करती हैं? नदियाँ गंगा में आती हैं और गंगा के समानांतर बहती 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 कहीं ना कहीं ऐसे करके हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एकदम डायरेक्ट आकर नहीं मिलती हैं नदियाँ गंगा में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण तटबंध से तटबंध के जो दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है, और बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह जो क्षेत्र है, भूमि जो है जलमग्न हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? टाल या तालाब या ताल। अब बात करें, यह मोटे कणों की धूसर रंग की भारी मृदा होती है, जिसमें दोमट या चीका मृदा की प्रधानता होती है, और इसकी उर्वरता शक्ति बहुत अधिक होती है। किंतु वर्षा या बाढ़ में जलमग्न होने के कारण इसमें केवल रबी की फसलें उत्पादित की जा सकती हैं, केवल रबी की फसलें। यह मृदा दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि मृदा जो है दलहन, दलहन मतलब दलहन, ठीक है, के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दाल वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। और अगला है हमारा करेल केवाल मृदा। तो देखिए, करेल केवाल मृदा का ताल के दक्षिण में, ताल के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक में पाया जाता है। तो ये वाला हिस्सा देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि विस्तार अधिक होने से इसकी संरचना में क्षेत्रीय जो भिन्नता है आई है, मतलब पाई जाती है। और कलर कैसा? गहरा भूरा, पीला, हल्का पीला, ये सारे कलर होते हैं इसके। और पुरानी जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट और चीका का मिश्रण पाया जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल केवाल के नाम से भी जानते हैं। और करेल मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि केवाल मृदा में अम्लीय एवं क्षारीय गुण संतुलित रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता तथा उर्वरा शक्ति दोनों अधिक होते हैं। और इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना नहीं होगा, धान, गेहूं, अरहर तथा बाजरा। धान, गेहूं, अरहर तथा बाजरा, ठीक है। फिर बलथर मृदा अथवा काप मिट्टी, बलथर मृदा या काप मिट्टी, तो गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा के मध्य में, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या है? ये गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा के बीच में पाई जाती है, एक संकीर्ण क्षेत्र में, बलथर मृदा, ठीक है। यहाँ पे तो पठार हो जाएगा आपका इस वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में। तो ये क्या है? यह मृदा 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम कैमूर से लेकर के राजमहल की उच्च भूमि तक विस्तृत है। यहाँ से लेकर के पूरा इस साइड में
फैली हुई है। और इसका जो निर्माण है छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बालू और कंकड़ से हुआ है। और पीला पीला कलर इनका होता है तथा प्रकृति अम्लीय होती है और उर्वरता शक्ति जो है कम होती है। इसमें आलू है, अरहर, ज्वार, बाजरा ये सारे उपजाए जाते हैं और ये मोटे अनाज के लिए बोए जाते हैं। इसमें जो मोटे अनाज होते हैं वो बोए जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। तो विस्तार दक्षिण पश्चिम में बक्सर से लेकर के दक्षिण पूर्व में बांका तक में है और कलर लाल एवं पीला होता है। पठारी भागों में चट्टानों की संरचना, आर्द्रता, उच्चावच में भिन्नता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं इनको। पहला है लाल बलुई मृदा जो कि रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। रोहतास एवं कैमूर क्षेत्रों में ये रहा, ठीक है। एक मिनट, ऐसे देखेंगे। और दूसरा इसमें क्या है कि निर्माण क्या है, लाल बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर, चट्टानों के विघटन, अपघटन इनसे जो है हुआ है इनका निर्माण और इसलिए इनको जो है लाल या पीला रंग इनका होता है। यहाँ पे घाटियों में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता की वजह से मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत पाई जाती है और मृदा कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें जो बालू होती है वो बहुत होती है। तो मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का ये सारे इसमें उपजाए जाते हैं। लाल और पीली मृदा में बात करें तो देखिए लाल और पीली मृदा का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका है, जमुई है, इस वाले हिस्से में देखेंगे, इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है। और इसी में मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद वगैरह भी इसी में आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। तो ये पठारी क्षेत्र में मिलती है लाल और पीली मृदा। और निर्माण कैसे हुआ इसका, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि से, इनके विघटन और अपघटन से तथा लौह तत्व की अधिकता की वजह से ये कलर जो होता है लाल होता है इसका। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस इनकी कमी पाई जाती है इसमें और उर्वरता शक्ति कम होती है। इसकी वजह से इसमें मोटे अनाज तथा दलहन ही उपजाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मृदा कंप्लीट हो गई। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए जो कि, और इसके उत्तर जो है ज़रूर देने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको कम से कम 2 बार सुनिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तराई है, गंगा का मैदान है, खड़गपुर की पहाड़ी है, किंतु पात प्रदेश नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है। तो देखिए सबसे उच्चतम तापमान गया का है और सबसे कम तापमान पूछेगा यानी सबसे ठंडा प्रदेश पूछेगा तो उसमें भी गया आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, कैवाल। कैवाल जो है दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी है। फिर बात करते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक में 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, कौन सी मिट्टी फैली हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए कैमूर से शुरू होता है और राजमहल की पहाड़ी तक जाता है तो इसको बोलते हैं बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम चंपारण तक में किस तरह की मिट्टी का विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पे तराई मिट्टी हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन है। जो सबसे ज़्यादा बिहार में जूट उत्पादन होता है पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। फिर बिहार में मानसून कब आता है, बिहार में मानसून कब आता है। तो बिहार में जो मानसून आता है, ऑप्शन नंबर सी, जून के मध्य में, जून के मध्य में। अगला प्रश्न है, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खादर। खादर पाई जाती है पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में, ठीक है। फिर बात करें, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया तीनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो जो दलदली मिट्टी है बिहार के वो सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज तीनों में पाई जाती है। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा,
ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है बिहार में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार के जो नॉर्थ वाला एरिया है, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर, प्रश्न नंबर 14 देखिए, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो कौन सा है इसमें, कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है आपका 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का, देखिए तराई क्षेत्र को नोटिस कर लीजिए, बस इसी के अनुसार हमको आंसर टिक करना होगा। तो पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज, कौन सा वाला सही होगा? तो ये वाला हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया और किशनगंज। फिर बात करें बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कौन सा है? तो देखिए पुरानी जलोढ़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, इतना हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पट्टी है, पतली सी, कौन सी है ये? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़ैया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में भाबर के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भांगर या फिर बांगर, इसका ये जो भांगर या बांगर मिट्टी है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे हुआ है बिहार में? तो भांगर या बांगर, तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है रोहतास एवं गया जिले में, रोहतास एवं गया जिले में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखिए जलोढ़ में धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, ये सब होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कॉप मिट्टी, तो देखिए कॉप मिट्टी आपकी भागलपुर में है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के अधिकांश भाग में क्या आच्छादित है, कौन सी मिट्टी आच्छादित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, और यहाँ पे मैंने बताया कि कछारी मिट्टी जो है बिहार के अधिकांश भाग में आच्छादित है, लगभग 90%। ठीक है, तो कछारी यानी कि एलुवियल सॉयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी को ही नया नाम जो स्थानीय भाषा होती है कछारी के नाम से बोला जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो वहाँ पे 3 मौसम है, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा के मानसून किससे प्राप्त होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो शीतकालीन वर्षा जो बिहार में होती है वो होती है भूमध्य सागर की ओर बढ़ने वाले चक्रवात की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु की बात हो रही है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का। बिहार में शीत ऋतु में झंझावती जो वर्षा होती है क्यों होती है? तो ये क्यों होती है? चक्रवाती तूफान की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है? तो बिहार में जो गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है, कैसी रहती है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरायण। और हमारे 2 क्वेश्चन हैं, बिहार में ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से भाग में होती है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा होती है, और वो कहाँ पे स्थित है? वो यहाँ पे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके। ठीक है, तो इस भाग में स्थित है किशनगंज आपका। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमने मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ा। जलवायु का वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखेंगे। बिहार के स्पेशल वाले सारे क्वेश्चंस आप वहीं से देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हो तो, ताकि आगे की सारी डिटेल मिलती रहे आपको।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।